रोहिणी ने जिस आलोक को विकलांग होते हुए भी उसे अपनाना अपना धर्म समझा था, उसी आलोक ने आज उसके पत्नी होने के अस्तित्व को ललकारा था। आज उसके सामने आलोक का दोहरा चरित्र जाहिर हो गया था। सचमुच पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। यह वही आलोक था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा था। चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे अंतर्मन को ये गवारा ना था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद आलोक का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भावी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं आलोक से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे, क्योंकि लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहें, पैर कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो मैं भी थी। जिससे मेरी शादी होनी थी, कल तक तो वह ठीक था। आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा? कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए और आलोक मुझे छोड़ दे, तब मैं दुविधा से उबरी और मन को पक्का कर आलोक से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल तो आराम से कटे। आलोक ने कृत्रिम पैर भी लगवा लिया था। इस तरह वह कहीं भी आने जाने में समर्थ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो आलोक के मन से ही हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। देखते देखते 5 साल गुजर गए और काफ़ी इलाज के बाद भी मैं माँ ना बन सकी। इसलिए मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही आलोक ने कह दिया कि उसे बाप ना बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उस पीड़ा को एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो कह बैठी, अगर ऐतराज ना हो तो एक सलाह दूं? क्या? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले? यह सुनकर आलोक उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो, मैंने दबी जबान में कहा। बिना कोई जवाब दिए आलोक वहाँ से चला गया। मेरा मन तिक्त हो गया। यह भी कोई तरीका है अपना नज़रिया रखने का? आलोक की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह वह दकियानुसी व्यवस्था से चिपके रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि आलोक में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात टीवी देखता या फिर रात देर से घर लौटता, और मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? मेरे इतना कहने पर आलोक टाल जाता और मेरी त्योरियां चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात तक घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी ना दे सकी। उसकी बात सुनकर मैं रोआंसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए ब्याह कर लाई जाती है। क्या वह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु होती है? ज़रूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं तो फिर फेर लिया मुँह। बहरहाल अपने आंसुओं पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरियों को ना जाहिर होने दूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है यह जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। आलोक के चेहरे पर व्यंग के भाव तीर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी ना रख ली हो? रख सकते हैं आप, यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ करती हो? सोच लो कि मैंने रख ली। भले ही यह कथन झूठा हो तो भी इससे आलोक की मंशा समझ में तो आ ही गई। वह चला गया, पर एक ऐसा दंश देकर गया जिसकी पीड़ा का सूल मेरे अंतस को देर तक भेदता रहा। अकेले में सुबकने लगी। कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 5 साल जिसके साथ सुख दुख साझा किया, वह एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब ना ढूंढ सकी।
किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। रोहिणी एक बेहद ही सुलझी हुई लड़की थी। वह आलोक में ऐब देखने के बाद भी उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो गई। आज आलोक के एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की अनुपमा आने वाली थी। उसे बीएड करना था, इस लिहाज से तो वह 1 साल रहेगी ही रहेगी। हालांकि ये सब सुनने के बाद आलोक के माँ बाप नाक भौं सिकोड़ रहे थे। दीदी, बिना बाप की बेटी है ये। अगर आप लोग चाहोगे तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर मामी रोआंसी हो गई। मेरी सास ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। मेरी सास आलोक की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, आलोक, तुम अनुपमा को उसका स्कूल दिखा दो। बेटा, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल ही जाता होगा। मामी जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। आलोक ने एक नज़र अनुपमा पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोचकर आई थी कि यहाँ अनुपमा को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सब लोग उसे संभालोगे। मामी जी भावुक हो उठी और वे आगे बोली, अनुपमा के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। रिश्तेदारों ने सहारा नहीं दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वे सुबकने लगी। अनुपमा ने उन्हें डांटा। हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती है। क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भाग दौड़ ना करनी होती। आप कोई गैर थोड़े ही हैं जीजी। हम सब अनुपमा का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखती है। मेरी सास ने तसल्ली दी तो वे आंसू पोंछने लगी। फिर 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चली गई। आलोक ने अनुपमा को उसका कॉलेज दिखलाया और दाखिला करवा दिया। उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपये आलोक ने खर्च किए होंगे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर इस बहाने वह अनुपमा का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा गैर को तवज्जुह देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। ना जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ी, अनुपमा क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। आलोक बोला, तो क्या तुम उसके बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग्य किया। तमीज से बात करो। वह उखड़ गया। चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया तो वह संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। क्या किया है मैंने, अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर अनुपमा को बरगलाऊं मुझे नहीं, मैं पुरुषों की नस नस से वाकिफ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ। तुम लाए क्या? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ अनुपमा की ज़रूरतों के अलावा कुछ याद नहीं रहता है तुमको। बार बार उसका नाम मत लो वरना, आलोक ने दांत पीसते हुए कहा। बात बढ़ती देख वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है, वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। आलोक अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली। 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर वो बैठ गई। ना जाने क्या सोचकर वे थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, क्या आपने जानने की कोशिश की?
क्या कर रहा है? एक बार सोचा अपनी पीड़ा कह कर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा तनावग्रस्त होंगे, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो नहीं छिपा है आपसे। अनुपमा को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वहीं मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है। हकीकत है माँ जी, हकीकत ही सही, पर इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। अनुपमा को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर औलाद से मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना अनुपमा में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशरम तो आप है जो अपने बेटे को सह दे रही है। मैं भी कुछ छिपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो, रहूंगी तो मैं यहीं। देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक मैं थी जो यह जानते हुए भी कि आलोक विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही आलोक मेरे बांझपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है आलोक? यह वही आलोक है जिसने मेरे माथे को चूम कर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे विशाल हृदय वाली जीवन संगिनी मिली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज आलोक इतना गिर गया है कि उस रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है अनुपमा, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है कि सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। उधर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। मैंने एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। पापा बेवजह तनावग्रस्त होंगे, पर भाभी की नज़रों से मेरा पीड़ा छिप नहीं सकी। वे एकांत पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टाल मटोल किया, पर आखिर कब तक? मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपरादा कर दी। रात भैया के सामने उन्होंने खुलासा किया तो वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने आलोक का जिक्र छेड़ा। तू अब उसके पास नहीं जाएगी। फ़ोन लगा, मैं उससे बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया और 1 महीना रहकर मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी की माँ का दर्जा यूँ ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, यह मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। भरे कंठ से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुपमा की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या आलोक ने अनुपमा से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा आलोक लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? अनुपमा की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो आलोक ने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सका। बेशर्मों की तरह बोलो, तुम जो समझ रही हो वही सच है। अनुपमा से तुमने शादी कर ली? हाँ, मेरे रहते हुए भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में लो, पर यह अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा। क्या तुम सहमति देती? हो सकता था मैं दे देती।
सुनकर आलोक खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही आलोक ने मेरे करीब आ मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा नहीं रही। मुझसे ना रोते बन रहा था, ना हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदलना तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा मैंने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। फिर भी आलोक को उसकी औकात बताने से नहीं चूकी। आलोक, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक औरत के लिए किसी गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज़्यादा, जो इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने अनुपमा से शादी की। दुख इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे निर्वास में लेकर कर सकते थे। आलोक, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला यह सोच विचार क्यों करेगा? खैर, आलोक और अनुपमा की शादी का समाचार मेरे मायके तक पहुंचा तो भैया मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है आलोक? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर न खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। आलोक चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरी सास आई और बोली, भड़ास निकाल ली अपनी, अब मेरी भी सुनिए। अनुपमा बिना बाप की बेटी थी। आलोक ने सिर्फ सहारा दिया है। वे बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग किया। रोहिणी को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, अब निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी, पर मैं ना चाहूँगी ना ही आलोक कि वह इस घर से जाए। उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी तरफ मुखातिब हुए। रोहिणी, तुम अपना सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज भी हमारा समाज किसी ब्याहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूँगी, मगर मायके नहीं जाऊँगी। जिसे सुनकर भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है? गोत्र के नाम पर पति पत्नी को भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। भैया के चरण धूलि लेते समय मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमज़ोर नहीं पहूँगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहोगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के 2 घंटे बाद आलोक आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। मैं भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। आलोक ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूँगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत हुआ तो उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपये दे जाता था कि मेरा खर्च आसानी से चल जाता है। अनुपमा पर दया आती सो अलग, उसे मेरी सास और आलोक ने बरगलाया। बहरहाल जो हुआ उसे मैंने नियति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। आलोक से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा।
अनुपमा के मोह पास में बंधे आलोक को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, ना ही मुझे ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन से खुलासा किया, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस स्वर में उसने कहा, मुझे उसे सुहानुभूति हो गई। जो भी हो वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग्यवान से उसका हृदय छालनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नियति ने जो कुछ दिया वह मिला, अब मैं क्यों बेवजह किसी को कोसूं। फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? अनुपमा के खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। आलोक से ज़्यादा दुख अनुपमा के लिए हुआ। उस बेचारी का जीवन खराब हो गया। आलोक ने 2-2 जिंदगियां बर्बाद की। काश वह मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। छनास चुप्पी के बाद आलोक आगे बोला, रोहिणी, मैं किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बचा ही क्या है। मैं संघर्ष में पड़ गई। आलोक आखिर कहना क्या चाहता है? आलोक के दोहरे चरित्र से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए सजग थी। मैंने ज़्यादा जोर नहीं झेला। आखिरकार उसे ही कहना पड़ा, क्या तुम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी, मैं आया कि आलोक को अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। आलोक का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उससे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह हमदर्दी नहीं, हक। यह आलोक की बेशर्मी का पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतों से करवाए जाते रहे। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला साड़ बना दिया, वही औरतों की ममता को 1000 बंधनों में बांधकर उन्हें पंगु कर दिया। पर मैं भावुकता में नहीं बही। जब अनुपमा को ले आए तब हक का ख्याल नहीं आया था, मैं भटक गया था। वही मासूमियत से वह बोला, अब गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा मुझे सब कुछ जानना उचित होगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से माँ बन जाओ। मुझे हंसी सूझी, साथ में रंज भी हुआ। वह हद पर मुझे देखने लगा तो मैंने कहा, तुम तीसरी शादी कर लो। मेरी राय में यही ठीक रहेगा। रोहिणी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहु नाइंसाफ़ी की है। माफ़ कर दिया तो क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो भरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने मन की बात कह दी। आलोक, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।